हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट के मॉक टेस्ट जो हैं वो लेके आ रहे हैं। तो इट विल बी जो सीरीज़ है, ये पूरी सीरीज़ पूरे सिलेबस कवर करने के लिए है। ओके, तो आप वरी मत हो। आपके जितने भी सिलेबस हैं, इवन जीके हो गया या करंट अफेयर या फिर जो भी मैथ्स हैं या रीजनिंग के जो सिलेबस हैं वो पूरी कवर की जाएंगी। ओके, इट्स लाइक क्रैश कोर्स या मॉक टेस्ट भी आप बोल सकते हो। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आज हिस्ट्री के मॉक टेस्ट जो हैं वो लेके आई हूँ। ओके, ये बस मॉक टेस्ट नहीं है, एक कुछ बेसिक्स चीज़ें भी टॉपिक से रिलेटेड मैं बताऊँगी आपको। उसके बाद आप मॉक टेस्ट भी लगा लेना। इट्स अबाउट 40 क्वेश्चन पर डे मैं करवा रही हूँ। ओके, तो फ्रेंड्स, वन रिक्वेस्ट इज़ देयर। हाँ, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो डेफिनेटली उसे देखें। मैंने उसमें 4 टॉपिक ऑलरेडी करवा रखे हैं हिस्ट्री के। तो ओके, विदाउट फर्दर वेस्टिंग योर टाइम हम लोग मूव करते हैं टॉपिक पे। पिछले वीडियो में मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इन सब टॉपिक को बताया है और मॉक टेस्ट जो क्वेश्चंस हैं वो भी करवाए हैं, 10 क्वेश्चंस ईच। और डेफिनेटली ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि काफ़ी बार एग्ज़ाम्स में अपीयर हो चुके हैं या फिर आ सकते हैं। ओके, रिलेटेड हैं। ओके, तो आज हम लोग मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन और राजपूत काल के बारे में पढ़ेंगे भी और मॉक टेस्ट भी लगाएंगे। ओके, तो फर्दर मूव करते हैं। पहले हम लोग मौर्य राजवंश जो है वो देख लेते हैं। पहले हम लोग इसके बेस को तैयार कर लेते हैं, उसके बाद हम इससे रिलेटेड मॉक टेस्ट लगाएंगे। ओके, तो अगर हम बात करें कि सबसे प्राचीनतम राजवंश किसे माना जाता है, तो जो मौर्य वंश है उसे सबसे प्राचीनतम राजवंश माना जाता है और इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी 322 ईसा पूर्व में। ओके, अगर हम बात करें कि इनके प्रधानमंत्री चंद्रगुप्त जो थे मौर्य, उनके प्रधानमंत्री कौन थे, तो कौटिल्य, जिनको चाणक्य भी बोला जाता है और उनका दूसरा नाम विष्णुगुप्त भी है, वो प्रधानमंत्री थे। और सबसे जो मेजर रोल था, सबसे ज़्यादा जो शासन के विस्तार में जो अधिक मदद हुई थी वो चाणक्य ने ही की थी, चंद्रगुप्त मौर्य की। ओके, नेक्स्ट जो है वो सम्राट अशोक के बारे में है। सम्राट अशोक को देवान प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता था और उन्होंने जो कलिंगा का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुई थी, उस युद्ध में जो उन्होंने नरसंहार देखा, उसके बाद उस युद्ध के बाद उनकी जो सोचने की या फिर जो मन जो है वो बदल गया। ओके, और उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। फ्रेंड्स, आपको ये ध्यान रखना है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, ओके, उन्होंने जैन धर्म अपनाया था और अशोक जो थे उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। ओके, नेक्स्ट जो है वो प्राचीन भारत में कौन सा शासक था जिसने अंतिम दिनों में जैन धर्म, जो जैसे अभी मैंने बताया था कि आपको ध्यान रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया था। फ्रेंड्स, अगर हम मुद्रा की बात करें तो सबसे जो प्रचलित मुद्रा थी, क्वाइन जिसको बोलते हैं, वो उस टाइम की क्या थी, मौर्य समाज की क्या थी, तो वो पन है। ओके, सॉरी, पन थी, अभी नहीं है। भारत में शिलालेख की बात करें तो शिलालेख जो प्रचलन में आया वो सर्वप्रथम अशोक के टाइम में आया। ठीक है, अशोक ने करवाया था और अशोक के शिलालेख जो खोजे गए हैं वो 1750 ईस्वी में सबसे पहली शिलालेख मिली है और उसको पढ़ा जा सका है, क्योंकि आपको पता है उस टाइम की स्क्रिप्ट और अभी के स्क्रिप्ट में बहुत ही डिफरेंस है, तो उसे पढ़ा जा सका है 1837 में, डेट इज 1837 में। ओके, अगर हम बात करें कि मौर्य साम्राज्य के जो अंतिम सम्राट थे वो कौन थे, तो वो बृहदर्थ थे। ओके, तो ये कुछ बेसिक्स हो गए आपके मौर्य समाज के, तो सॉरी साम्राज्य के।
तो अब हम लोग फर्दर मूव करते हैं क्वेश्चंस पे। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, ओके, इट्स रिलेटेड टू कौटिल्य। कौटिल्य ने जो बुक लिखी थी अर्थशास्त्र, उसके बारे में आपको बताना है कि ये किस बेसिस पे थी, मतलब कौन से, जैसे अर्थशास्त्र जो उन्होंने बुक लिखी थी वो किस चीज़ की के बारे में बताता है, ठीक है, आपको ये बताना है, प्रकाश डालना है, मतलब सॉरी आपको नहीं प्रकाश डालना है, इस बुक ने कौन से टॉपिक पे प्रकाश डाला है ये बताना है। तो आपका आंसर क्या होगा, आपके पास ऑप्शन है आर्थिक जीवन, राजनीतिक नीतियाँ, धार्मिक जीवन या सामाजिक जीवन। फ्रेंड्स वन मोर थिंग, वीडियो को पॉज कर लें आप, ओके, एंड उसके बाद आंसर करें एंड डेफिनेटली आंसर मैच कर लें एक बार कि सही है या गलत। और लास्ट जब वीडियो आपकी ख़त्म हो जाए तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर कमेंट करें कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं आउट ऑफ 40, ओके ओके। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी होगा, ओके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है, कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी? तो कौन सी थी, अभी अभी हमने क्वेश्चन में किया है, कौन सी थी? अर्थशास्त्र, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था? तो कौन से लिपि का प्रयोग किया गया था शिलालेख पे? अशोक के जो शिलालेख मिले हैं उस पे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया ब्राह्मी, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 में है, निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया है? तो आपको बताना है कि कौन से अभिलेख में बौद्ध ग्रंथ का उल्लेख है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 4 का? आपके पास ऑप्शंस है कलिंग, धौली, भाब्रू या जौगर। क्या होगा? इट्स सी, ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉरी राजपूत का नो, ओके आपके सॉरी दरवाजा मिस्टेक। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, किसके शासन काल में डायमैक्स भारत आया था? फ्रेंड्स ये जो मतलब जो विदेशी यात्री जो आते थे पहले, तो वो किसके शासन काल में आए थे, कब आए थे, उन्होंने क्या क्या किया, ये कुछ जो है ना ये इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। वैसे तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इंक्लूड कर दिए हैं, तो आपको उसे ध्यान से देखना है। उसमें से ज़्यादातर जो हैं उन्हीं से क्वेश्चंस आते हैं, और कुछ आउटसाइड से आ गए, तो आप एक बार जो है इन सब के बारे में ज़रूर देख लेना कि जो विदेशी आए थे वो किसके शासनकाल में आए थे, बस इतना देख लेना आपको, किसके शासनकाल में आए थे, ओके। तो ऑलमोस्ट मैंने करवा दिए हैं, तो आप रिलाई कर सकते हो इस वीडियो पे भी, ओके। क्वेश्चन नंबर 5, किसके शासनकाल में आए थे? डायमेकस। तो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का ए, बिंदुसार, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 है, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? ये मैंने पिछले वीडियो में भी करवाया था, बेसिक्स में बताया था मैंने, क्वेश्चन नहीं करवाए थे। क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा पाली में, ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 7 है, यूनानी रोमन साहित्य सैंड्रोकोड्स का समीकरण किसने चंद्रगुप्त मौर्य से किया? किसने किया था? तो वीडियो को पॉज कर ले, आंसर हो जाएगा विलियम जोन्स। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये है, बिंदुसार किसका पुत्र था? आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, अशोक, अकबर, चंद्रगुप्त या शिवाजी। क्या होगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त। बिंदुसार किसके पुत्र थे? चंद्रगुप्त के, ओके ओके। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, मौर्य प्रशासन में राजस्व संग्रह का अधिकार था? किसे था अधिकार राजस्व संग्रह का? तो आपके पास ऑप्शंस हैं प्रदेष्टा, संग्रह या युक्त या सम्राटा। तो आपके पास जो ऑप्शंस हैं उसमें से करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है आपको। क्या हो जाएगा? सम्राटा,
ओके, क्वेश्चन नंबर 10 ये जो है इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। हर एक टॉपिक से हम लोग 10 क्वेश्चन उठाते हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा। पहले क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं क्या है। अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवनाम प्रिय के रूप में किया गया है। ये तो आपको डेफिनेटली आ रहा होगा क्योंकि मैंने पहले भी इसके बारे में बता रखा है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा अशोक। ओके, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक गुप्त राजवंश के ऊपर मूव करते हैं। क्या है, जो गुप्त राजवंश था उसमें 2 महत्वपूर्ण राजा हुए, ठीक है। एक तो पहले समुद्रगुप्त, दूसरे जो हुए वो चंद्रगुप्त द्वितीय। ओके, जो शुंग वंश था उस टाइम सनातन संस्कृति शुंग वंश की वजह से एकत्रित थी, ठीक है। उसके बाद जो गुप्त वंश आए उन्होंने भी सिमिलर काम किया, दैट इज़ सनातन संस्कृति को एकजुट करने का काम किया, ठीक है। गुप्त वंश की स्थापना की बात करें तो 320 ईस्वी में लगभग हुई थी और चंद्रगुप्त प्रथम ने इसकी स्थापना की थी। ओके, ये लगभग 320 ईस्वी से 510 ईस्वी तक जो ये वंश है वो शासन में रहा था। और इस काल में, इस टाइम में जो गुप्त राजवंश था उसके शासन काल में जो कला थी, विज्ञान, धर्म और साहित्य, इसमें बहुत ही अच्छा काम हुआ। ओके, इंक्रीजमेंट हुई। ओके, सो बेसिक्स हमने कर लिए हैं, तो अब हम लोग क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया। तो आपको पता है महरौली का है, डेफिनेटली पता होगा, जो दिल्ली या यूपी साइड के होंगे तो उन्हें पता होगा। महरौली जो है वो दिल्ली में है। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त सेकेंड। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था। कौन था? आपके साथ आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं। चंद्रगुप्त फर्स्ट होगा, समुद्रगुप्त होगा, चंद्रगुप्त सेकेंड होगा या रामगुप्त होगा। तो आपके आंसर हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। ओके, पॉज करना है आपको, वीडियो चीटिंग नहीं करनी है, पॉज करें और आंसर बताएं। ओके, तो आंसर होगा रामगुप्त। ओके ओके, नेक्स्ट जो है वह किस साम्राज्य को हिंदुत्व का स्वर्ण युग माना जाता है। डेफिनेटली यहाँ तो आपको पता होगा क्योंकि हम लोग गुप्त वंश की बात कर रहे हैं, तो इसका आंसर गुप्ता ही होगा। बट आपको डेफिनेटली इसको ध्यान में रखना है, जैसे कि एग्ज़ाम्स में भी आपको याद रहे। ओके, हिंदुत्व का स्वर्ण युग किसे माना जाता है? गुप्त साम्राज्य का। ठीक है, नेक्स्ट जो है चंद्रगुप्त सेकेंड के काल में विद्या, कला एवं साहित्य का महान केंद्र कौन सा था। तो आंसर क्या होगा? आपके पास ऑप्शंस 4 ऑप्शंस मौजूद हैं और आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं एक करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा उज्जैन। ओके, नेक्स्ट इज किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया है? किसे कविराज कहा गया है? कौन से गुप्त साम्राज्य के शासक को? तो ये हैं क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था। आपको देखिए, मैंने पहले भी बोला था कि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको ये तो ध्यान ही रखना है। गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा, क्या होना चाहिए? फाहियान। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी। फ्रेंड्स, आपने अजंता, इलोरा ये सब के बारे में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, यहाँ हम लोग देख लेते हैं। तो किसके शासनकाल में अजंता की गुफाएं बनाई गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है गुप्ता के शासन में। सॉरी, लेट मी सेलेक्ट द पेन। ओके, गुप्ता के शासन में।
ओके, क्वेश्चन नंबर 8, पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे, कौन थे जिसने सिक्के जारी किए थे? आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं, चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय। ओके फ्रेंड्स, तो क्या होगा आंसर, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का? ये चंद्रगुप्त प्रथम थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाने जाते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता था? तो आपको डेफिनेटली पता होगा, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है विक्रमादित्य। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, इस जो टॉपिक है इसके लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच गए हैं। तो क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक द्वारा की गई थी? तो आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं बता देती हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त फर्स्ट। ओके, तो ये हमारा टॉपिक, सेकंड टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग हर्षवर्धन के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत। तो इनका जो शासनकाल था, ओके, तो ये 590 से 647 ईस्वी, दैट इज़ 590 से 647 ईस्वी तक थी। ओके, 7वीं सदी के प्रारंभ होने पर जो हर्षवर्धन थे, उन्होंने अपने भाई के जगह पे, जैसे उनके भाई की डेथ हो गई, उनके भाई का नाम राज्यवर्धन था, राज्यवर्धन जी की डेथ हो गई, तो उसके बाद उन्होंने गद्दी संभाली। ओके, हर्षवर्धन जी ने गद्दी संभाली और जो थानेश्वर, जो कन्नौज थी, उनकी राजगद्दी संभाली और अपने साम्राज्य को स्ट्रांग, सुदृढ़ बनाने की कोशिश की अप टू 612 ईस्वी तक। उसके बाद 620 ईस्वी में हर्षवर्धन ने सोचा कि क्यों ना साम्राज्य को थोड़ा सा विस्तार किया जाए साम्राज्य का, तो उन्होंने चालुक्य के साम्राज्य पर हमला बोल दिया। ठीक है, बट चालुक्य वाले भी बहुत ही स्ट्रांग थे, उन्होंने करारा जवाब दिया और हर्षवर्धन जी की हार हो गई। ओके, बट देन आल्सो हर्षवर्धन ये नहीं बोल सकते हैं कि वो कमज़ोर थे, नहीं, उनकी जो साम्राज्य चलाने की जो सहिष्णुता थी वो बहुत ही स्ट्रांग थी। ठीक है, ओके, तो और उन्होंने जो चीन के उस समय जो राजा थे उनसे भी वो मिले हुए थे और जो भी उनके विकास कार्य थे वो एक दूसरे से के सहमति से एक दूसरे को आदान प्रदान करके करते थे। ओके, उसी टाइम क्योंकि उनके संबंध अच्छे थे आपस में, तो उनके टाइम में चीनी यात्री हैंशोंग जो हैं वो भारत आए थे। और फ्रेंड्स इसको याद रखना है क्योंकि चीनी विदेशी यात्री भारत आ रहे हैं, ठीक है, हैंशोंग, तो आपको ये याद रखना है कि हर्षवर्धन के टाइम पे कौन से जो विदेशी चीनी यात्री थे वो भारत आए थे, तो हैंशोंग। ओके फ्रेंड्स, तो ये था कुछ बेसिक सा। अभी हम लोग क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में निहित है, किसकी पुस्तकों में मिलती हैं? तो क्वेश्चन नंबर 1, ये हमारा 4th टॉपिक है ना, हर्षवर्धन नहीं, ये हमारा 3rd टॉपिक है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा, क्या होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये है डी, हर्ष के समय की सूचना किसकी पुस्तकों में निहित है, किसकी पुस्तकों में मिलती है? तो ये हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा, इसमें से कोई भी नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग मूव करते, सॉरी लेट मी टेक इट। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? हर्ष चरित्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो हर्ष चरित्र किसके द्वारा लिखी गई है? क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन है बाणभट्ट, कालिदास, वाल्मीकि, व्यास। इनमें से कौन है? तो व्यास के द्वारा लिखी गई है। ओके,
और हर्ष चरित्र में ही जो हर्ष हैं उनके बारे में सूचनाएं मिलती हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था वो कौन सा था? आपको बताना है। ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके पास, कांची, तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है नालंदा में है, सॉरी नालंदा जो है विश्वविद्यालय वो प्रसिद्ध है उस टाइम का। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो आपको वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद आंसर देना है। तो ऑप्शन नंबर सी, सूरदास। ओके, ये कवि थे हर्षवर्धन के दरबार में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? निम्न में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण और अध्ययन दोनों ही किया था? तो इनके टाइम पे कौन से आए थे? चीन से जो आए थे भ्रमण करने, क्या नाम था उनका? अभी मैंने बताया था। क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा हैंशांग, है ना, मैंने बताया था, ध्यान आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई थी? जो संस्कृत में नाटक थी नागानंद, उसकी रचना किस शासक द्वारा की गई थी? ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। ओके, नेक्स्ट है नागानंद, जो आपने देखा अभी नाटक लिखी हुई थी संस्कृत में। ओके, ये भी ध्यान रखना आप, संस्कृत में लिखी हुई है। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका जो नाटक है, तो नाटकों के रचनाकार कौन थे? अभी किया था ना हमने। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा बाणभट्ट। ओके, बाणभट्ट थे। कराई गई थी कौन से शासक द्वारा? तो हर्षवर्धन द्वारा। और किया किसने था रचना? वो बाणभट्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है, हर्ष के माने जाने वाले सोने के सिक्के के पृष्ठ भाग पर क्या अंकित था, मतलब क्या छपा हुआ था? तो आंसर आपको बताना है क्या होगा। तो वीडियो को पॉज कर ले, उसके बाद आंसर दें। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिव और पार्वती अंकित थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, नो सॉरी क्वेश्चन नंबर 8, या इट्स शिव पार्वती। नो, इट्स रॉन्ग, शिव पार्वती नहीं होगा, शिव पार्वती ही होगा। सॉरी, I was little bit confused. Okay, sorry friends, एक बार आप क्वेश्चन नंबर 7 को वापस से देख लो। ओके, जो नागानंद और रत्नावली या प्रियदर्शिका जो नाटक थी, ठीक है, उसके रचनाकार बाणभट्ट नहीं थे, हर्षवर्धन ही होगा। ठीक है, सॉरी, लेट मी रेज इट, हर्षवर्धन ही होगा। ओके, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लें तो हर्षवर्धन की वल्लभी विजय निम्नलिखित शिलालेखों में से किस में पाया गया है? तो किस में पाया गया है? क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, दैट इज नवसारी ताम्रपत्र शिलालेख। ओके, ये क्वेश्चन रेयरली आता है बट ये इम्पॉर्टेंट है। ओके, इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? तो सबसे जो पहले हर्षवर्धन की राजधानी थी वो कहाँ थी? तो अभी जब हम लोग बेसिक डिस्कस कर रहे थे तब भी हमने इसके बारे में पढ़ा है, तो आपको डेफिनेटली पता होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होना चाहिए?
इज थानेश्वर। ओके ओके, नेक्स्ट हम लोग हमारे आज के लास्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, राजपूत काल। ओके, जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई, ठीक है, तो उसके पश्चात जो 12वीं शताब्दी जो है, उसके बाद मतलब 12वीं शताब्दी में तो राजपूत जो काल है वो बिल्कुल चरण पे था, बिल्कुल वो पीक पे था। ओके, और 7वीं 8वीं सदी से, सती लिखा हुआ है यहाँ, उसको सदी भी बोलते हैं, ठीक है, तो 7वीं 8वीं सदी से राजपूत का उदय होना स्टार्ट हुआ और 12वीं सदी तक वो बिल्कुल पीक पे पहुंच चुके थे। और अगर हम राजपूतों के उत्पत्ति की बात करें तो बहुत सारे जो उस टाइम के या जानने वाले हैं या जो इतिहास को पढ़ते हैं, ठीक है, उनके अनुसार जो हर्षवर्धन या फिर उनकी जो राजपूत काल जो था या राजपूत जो थे, उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक को देख के कर्नल जेम्स टॉड ने बताया है कि राजपूत जो हैं वो विदेशी उत्पत्ति के थे। और इसको बिल्कुल ही, इस सिद्धांत को का विरोध करते हुए गौरी शंकर जी ने और हीराचंद्र ओझा, सीवी वैद्य, इन्होंने बताया है कि नहीं, वो भारत के ही मूल निवासी थे, भारतीय थे। ओके ओके, ये तो और दूसरी बात हो गई, ये क्वेश्चन आते नहीं हैं बट बेसिक्स थे तो मैंने बता दिया। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 पे मूव करते हैं हम लोग विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा? धर्मपाल। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? तो विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो राणा कुंभा ने करवाया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? तो पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला कौन था? तो वे अरब के लोग थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था? पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये तो आपको डेफिनेटली पता होगा, ये नॉर्मल सी जीके है, चंद्रवरदाई ने, ठीक है, पृथ्वीराज रासो लिखा है। ओके, ब्लैक पगोडा की बात करें तो रिसेंटली ये न्यूज़ में था, तो इसके आने के चांसेस काफ़ी बन जाते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि ब्लैक पगोडा जो है वो कहाँ है, ठीक है, किस जगह पे स्थित है। तो आपके पास ऑप्शंस हैं, मिस्र होगा, श्रीलंका होगा, कोणार्क या मदुरै। क्या होगा? आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, 4 ऑप्शंस, आपको बताना है, कोई एक करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा सी, कोणार्क। ओके, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? विजय स्तंभ की बात करें तो मैं थोड़ा सा हिंट कर देती हूँ, ये राजस्थान में स्थित है। तो विजय स्तंभ कहाँ स्थित है आपको बताना है, तो ये चित्तौड़गढ़ में, ओके, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करते हैं हम लोग। ओके, ये बात कर रहा है एक ग्रुप ऑफ टेम्पल की, दैट इज़ खजुराहो स्थित मंदिरों के बारे में बात कर रहा है कि इसका निर्माण किसने करवाया था, किसने किया था? तो आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा चंदेल राजपूत ने करवाया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 पे मूव करते हैं हम लोग फर्दर। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? ये तो आप लोग सबको पता होगा, नॉर्मल जीके है। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये है ओडिशा में, और ओडिशा में पुरी नाम की एक जगह है जहाँ की पर्टिकुलरली जगन्नाथ मंदिर जो है वो स्थित है ओडिशा के पुरी में। ओके,
क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर ले तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित शहरों में से किसमें लिंगराज मंदिर अवस्थित है। तो कहाँ है लिंगराज मंदिर? तो आपके पास ऑप्शंस हैं भुवनेश्वर, बीजापुर, कोलकाता, स्वर्ण बेलगोला। कौन सा होगा? तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है ए भुवनेश्वर। भुवनेश्वर का है, इस इन ओडिशा ओनली। ओके, तो भुवनेश्वर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ओके फ्रेंड्स, तो ओके, वन मोर थिंग फ्रेंड, प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। एज़ यू नो, हम आपके लिए चुन चुन के क्वेश्चंस ला रहे हैं, तो डेफिनेटली मेहनत तो पर ही रही होगी। तो प्लीज़ 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 लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, तो हम अपने लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज़ राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? ओके, तो कहाँ थी? आपके पास ऑप्शंस हैं मालखंड, मानेखेत, कन्नौज, दिल्ली, पाटलिपुत्र। कहाँ थी? ओके, 30 सेकेंड, 1 2 3। ओके, 30 सेकेंड नहीं गिन सकती मैं। ओके, तो इस क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा मान्यखेत। ओके ओके, तो इस तरह से आपके 40 क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट हुए ऑलमोस्ट इन 30 मिनट। ओके, तो डेफिनेटली अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो डेफिनेटली आपको पता चल रहा होगा कि आपकी टाइम सेविंग सीरीज़ है ये। सो आप बिल्कुल कंटिन्यू करें हमारे साथ जीके अलॉन्ग विथ जीएस, जो भी करंट अफेयर्स हैं, रीजनिंग है या मैथ्स के जो भी पोर्शंस हैं वो सब के सब इस चैनल पे करवाए जाएंगे। सो be with us and stay tuned. Okay, bye bye, thanks.